आज से हम शुरू करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री और इसके साथ सिलसिलेवार तरीके से हम पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम मिडिवल शुरू करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम प्री हिस्ट्री से कहानी को शुरू करेंगे। आपको मालूम है कि इतिहास में दो तरीका का इतिहास है, एक जो लिखा गया है और दूसरा जिसको लिखा नहीं गया है, जिसके बारे में हमें जानकारी अलग अलग तरीकों से मिलती है। अब इसको जानने के लिए एक अलग नजरिया लेते हैं। आप दो पल को इमेजिन करिए कि आप जो कुछ सालों पहले हुआ है, मान के चलिए 1975 या फिर 1983 का क्रिकेट मैच, या फिर आप मान के चलिए आपके कोई पूर्वज हैं, आपके दादा हैं, या फिर इस तरीके से आप किसी के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं और सिर्फ जानना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ये बात आप अपने दोस्तों को बता पाए, तो उसके लिए आप किस तरीके की चीजों को यूज करेंगे, क्या प्रमाण उपयोग करेंगे, इनके बारे में जरा सोचते हैं। आप उनकी तस्वीरों का उपयोग करेंगे, उनकी अगर कोई डायरी होगी या कोई किताब होगी तो उसका उपयोग करेंगे। कुछ सिक्के या नोट अगर वो कहीं घूमने गए होंगे तो वो यादगार के तौर पे आपने रखे होंगे, उसका उपयोग करा जाएगा। उनके कपड़े भी हो सकते हैं, उनके जूते भी हो सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग चीजें जो होती हैं, उनके साथ में उनकी मदद से आप ये प्रमाणित कर सकते हैं या फिर आप जान सकते हैं कि आपके घर में या फिर उस समय आपके जो पूर्वज थे वो कैसे रहा करते थे। पूर्वज मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, बस मैं एक या दो पीढ़ी पुरानी बात कर रहा हूं। और इतिहास में भी ये पूरा जो खेल चला है, इस पूरे खेल में या फिर इस पूरी इतिहास को जानने के लिए आपको इसी तरीके के जो अवशेष हैं वो ढूंढने पड़ते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे आप बात करें हम प्री हिस्ट्री की, प्री हिस्ट्री का जो समय काल है वो देख लीजिए आप। ये आपका 3 लाख से लेकर 600 बिफोर कॉमन एरा, मतलब जो क्राइस्ट है उनके जीवन के या उनके जन्म के पहले। जरा यहाँ पर टाइमलाइन पे भी ध्यान देना जरूरी है। जब क्राइस्ट का जो जन्म हुआ तो हम उसको 0 से काउंट करते हैं और उसके पहले की जो भी घटनाएं हैं उनको हम बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। ये जो हिस्ट्री है इसको 5 हिस्सों में बांट दिया गया है। प्री हिस्ट्री को 5 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आप पैलियोलिथिक देखेंगे, उसके बाद मीसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, फिर चैल्कोलिथिक और फिर आयरन एज। चैल्को का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। लिथिक का मतलब आपको याद रखना है लिथिक। ये जो लिथिक शब्द है इसका आपको मतलब याद रखना है, बार बार आपको ये शब्द देखने मिलने वाला है। प्री हिस्ट्री इसीलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आपको रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलने वाले, कोई भी लिखे हुए अवशेष आपको नहीं मिलने वाले। अब आपको क्या देखना होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोन के टूल्स हैं, पत्थर के जो आपने टूल्स हैं, हथियार हैं, या फिर जो पॉटरी है या फिर जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं, उनसे आपको जानकारी निकालनी होगी। इसके अलावा जो 3 सिस्टम्स होते हैं डिवीजन के, वो स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन में होते हैं। जो एजेस है उनको डिवाइड करने का जो 3 का सिस्टम है वो ऐसा है कि पहले स्टोन एज थी, स्टोन एज के बाद आएगी आपकी आयरन एज, और स्टोन एज के बाद आपकी आएगी ब्रॉन्ज एज, और उसके बाद आएगी आयरन एज। तो इसको आप एसबीआई से याद रख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से याद रख सकते हैं। पहले स्टोन एज, फिर ब्रॉन्ज, फिर उसके बाद आयरन। अगर बात करें ये जो क्लासिफिकेशन किया था 3 सिस्टम में, तो इसका श्रेय जाता है क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमस को, जिन्होंने 1818 में ये क्लासिफिकेशन करके निकाला था। इसके बाद बात करें हम रॉबर्ट ब्रूस फोटे की। इन्होंने डिस्कवर किया फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इंडिया में, पलावरम हैंड एक्स के नाम से जिसको जाना जाता है। वो हाथ की कुल्हाड़ी जो पलावरम में मिली थी, इसीलिए उसका नाम हो गया पलावरम हैंड एक्स। और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ प्री हिस्ट्री। आर्कियोलॉजी में अगर देखा जाए तो प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के फादर आरबी फोटे को कहा जाता है। इसके साथ में एक और नाम आपको याद रखना है, वो है सर मॉर्टिमर व्हीलर। इन्होंने अपनी नॉलेज कंट्रीब्यूट की थी, किस तरीके से कल्चर्स डेवलप हुए और उनका क्या सीक्वेंस था, इसके बारे में हमें इन्होंने बताया। जरा हम टाइमलाइन से समझने की कोशिश करें तो यहां देखिए प्री हिस्ट्री अगर ऊपर है तो यहां पर पैलियोलिथिक किया जाने वाली है। पैलियोलिथिक के बाद मीसोलिथिक आएगी जो कि 9000 से 4000 तक के बीच चलेगी, और इसके बाद न्यूलिथिक एज आप देखते हैं जो 7000 से 10000 है। अब देखिए कोई क्लोज या फिर क्लियर बाउंड्रीज आपको नहीं देखने मिलेंगी कि ये कहानी यहां पर खत्म। ओवरलैपिंग रहेंगी कहानियां, क्यों? क्योंकि अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रही थी, इसीलिए किसी लोकेशन में मीसोलिथिक एज ज्यादा लंबी चलेगी तो किसी में कम चलेगी। तो वो जो ड्यूरेशन है वो और नाना प्रकार के फैक्टर्स पर डिपेंड करती थी, सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसीलिए जो एजेस हैं वो आपको क्लोज डिमार्केशंस आपको नहीं मिलने वाले। और जैसा मैंने आपको बताया, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, उसके बाद आ जाएगी चैल्कोलिथिक, और चैल्कोलिथिक के बाद आएगी आयरन एज। और इसी चैल्कोलिथिक के अंदर आप देखते हैं प्री हड़प्पन, हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन। इसके बारे में भी हम विश्लेषण करेंगे, काफी गहराई से जानेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, प्री हड़प्पन, हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन के बारे में। और इसके बाद वैदिक काल आता है जिसको आप आयरन एज के नाम से जानते हैं। वैदिक काल या जब वेदास का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ऋग्वेद से हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अब कहानी शुरू होती है।
हमें हिस्टोरिकल सोर्सेज की बात करी जाती है जब हमें जानना हो प्री हिस्ट्री के बारे में। तब हिस्टोरिकल सोर्सेज में क्या है, आप जो भी मटेरियल बचे कुछ जो भी आपको रिमेन्स मिलेंगे आप उनकी कार्बन डेटिंग करा लीजिए। रेडियो कार्बन डेटिंग होती है। इसमें क्या होता है, हर चीज जो है वो कार्बन से बनी है, तो C14 एक कार्बन का आइसोटोप होता है जिसका यूज करके उस पर्टिकुलर चीज की उम्र का पता लगाया जा सकता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी होती है, जैसे पेड़ों में आपने देखा है, पेड़ जो है उनमें इस तरीके के गोले बने होते हैं तने में, जिससे हमें उसकी एज पता चलती है, उसका भी उपयोग करा जाता है। इसके अलावा आप देखिए तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मंदिर है, मकान है, बनाए गए होंगे जिससे आप जानकारी ले सकते हैं, उसी तरीके से राजा महाराजाओं ने अगर कोई मंदिर बनाए है या फिर ईंटों का उपयोग किया गया है या फिर एक्सकेवेशन में कोई और चीज मिली है तो उससे आपको जानकारी मिलती है। चाहे वो पत्थर की हो, चाहे वो ईंट की हो, चाहे लकड़ी की हो, किसी भी तरीके की उससे आपको जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा एक्सकेवेशंस में मान के चलिए आप देखें जो बरियल टूम्स होते हैं, साउथ की बात करें तो साउथ में बरियल चैम्बर्स मेगालिथ के फॉर्म में पाए जाते थे। बड़े बड़े पत्थरों के अंदर बरी कर दिया जाता था जो भी रिमेन्स होते थे, जो भी डेड होते थे उनको। आप एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ की अगर बात करें तो रोजमर्रा के जीवन में बर्तन किस तरीके के यूज होते थे, घर की जो बनावट है वो कैसी होती थी, वो घर जो होगा उसका कंस्ट्रक्शन स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, सर्कुलर होगा, वो सारी चीजों के बारे में। एग्रीकल्चर, जानवर कौन से पाले जाते थे, उपयोग कौन से करे जाते थे, टूल्स हथियार कौन से उनके पास होते थे, बरियल प्रैक्टिसेस कैसी की जाती थी, किस जगह पर और किस कालखंड में, किस ज्योग्राफी में, ये सारी जानकारियां मिलती है आपको। इसके साथ में एक तरीका होता है आर्कियोलॉजी में जिसको आप वर्टिकल एक्सकवेशन कहते हैं। मतलब एक छोटे से एरिया में आप नीचे तक गड्ढा खोदते जाएंगे, जैसे आप एक कुआं खोद रहे हो, लाइक यू आर मेकिंग अ वेल। और उसी तरीके से एक और तरीका होता है एक्सकवेशन का आर्कियोलॉजी में जिसको आप हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन कहते हैं, जिसमें लेयर बाय लेयर एक एक करके हटाई जाती है। तो जहां एक तरफ वर्टिकल एक्सकवेशन से आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस प्राप्त होता है, वहीं हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन से आपको पर्टिकुलर कल्चर के बारे में क्लियर आइडिया प्राप्त हो जाता है। तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के बारे में हमने बात की, हमने देखा किस तरीके से ये पूरे काम करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि सोचिए सिक्के या नोट अगर रखे होंगे कहीं, आपके अगर दादा परदादा घूमने गए हैं तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ वो ऐसे होंगे, उनको घूमना पसंद होगा, ये सारी जानकारियां मिलती है। उसी तरीके से जो किस सिक्के होते हैं जिनकी स्टडी को न्यूमिस्मैट कहते हैं, इस स्टडी से हमें पता चलता है कि जो सिक्के हैं उस समय किस राजा के सिक्के हुआ करते थे, कौन से भगवान का उस सिक्के के ऊपर आकार है, आकृति है, जिससे आपको समझ में आएगा कि रिलीजन क्या हुआ करता था, सोसाइटी के बारे में। इनसे आपको बहुत सारी इंसाइट मिल जाती है। अलग अलग राजा आए तो उन्हें अपनी जो सिक्के पे है या तो अपना फेस या फिर अपना वीणा बजाते हुए कोई ऐसा एक पोर्ट्रेट टाइप उन्होंने सिक्के में बनवाया, या फिर ईश्वर का जो पोर्ट्रेट है वो सिक्के में बनाया, जिससे हमें पता चला कि वो विष्णु पूजक थे, शिव पूजक थे, बुद्ध पूजक थे। ये सारी जानकारी मिलती है। साथ में आप देखें तो कल्चर और इकोनॉमी के बारे में भी हमें सिक्कों से ही पता चलता है। वो कैसे पता चलता है, तो आप देखेंगे कि अगर सोने के सिक्के ज्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है, जिसका हमें सीधा सीधा साक्ष्य मिलता है। जब गुप्ता टाइम्स थे, पोस्ट गुप्ता टाइम्स में क्या हुआ, धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ ट्रेड एंड कॉमर्स में, जिसकी वजह से जो कॉइन है वो आपको कम मिलने लगेंगे। जो कॉइन पोस्ट गुप्ता एरा के हैं वो कम मिलते हैं। इसके पहले के एरा के आपको कॉइन्स मिलेंगे क्योंकि उस समय सब बढ़िया था, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़िया चल रहा था। तो कॉइन्स से भी आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है। प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ क्या थी एक किंगडम की, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आगे हम चर्चा करें एक और इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको आप इंस्क्रिप्शन कहते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई डायरी लिखी होगी, डायरी ना लिखी हो तो कहीं पर उन्होंने साइन किया होगा, या फिर आप कह सकते किसी पत्थर पे उनका नाम लिखा होगा। इस तरीके की चीजें भी होती हैं, तो यहां पर भी हमें ये देखनी है। एपिग्राफ्स होते हैं, मतलब होता है इसका कि आप इंस्क्रिप्शन की स्टडी कर रहे हैं। पेलियोग्राफ मतलब होता है कि जो ओल्ड रिटन चीजें हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो एपिग्राफी और पेलियोग्राफी का यूज करते हैं, जिनसे हमें रिकॉर्ड्स के बारे में पता चलेगा। अब जो रिकॉर्ड्स हैं, पहले के समय में आपको मालूम है कि पाम लीव्स पे लिखा जाता था। पेपर जो है, हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि पेपर का एडवेंट कैसे हुआ। उसके पहले तक ताम्रपात्र, जिसको हम कहते थे, जो पाम लीव्स होती है उस पे लिखा जाएगा। सील बनाई जाएंगी, टेराकोटा या की मिट्टी की बनाई जाएंगी, पत्थर के पिलर बनाए जाएंगे और उनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें उखेरी जाएंगी। साथ में कॉपर प्लेट्स, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कॉपर प्लेट्स जो होती थी उनके ऊपर लिखा जाता था कि ये जो इतनी जमीन है मैंने इस मंदिर को दे दी। मंदिर की दीवालों के ऊपर आप देखेंगे तो राजा महाराजा जो है वो लिख देते थे। जैसे विजयनगर एम्पायर के जो राजा है उन्होंने मंदिर के ऊपर लिख दिया, या फिर साउथ में आप चोला राजास की बात करें तो उन्होंने जो दीवाल है मंदिर की उसमें अपनी जो भी विक्ट्रीज है, जो भी जीत है, जो सक्सेस है, उसको लिख दिया है। इसके अलावा प्रशस्ति लिखी जाती थी। बड़े बड़े पिलर्स पे आप देखेंगे तो भारी बड़े बड़े राजा जो है वो अपनी तारीफें लिखा करते थे, जैसे समुद्रगुप्त या फिर पुलकेशन II। साथ में आपने अशोक के बारे में भी जाना है। जो अशोक हैं उन्होंने अलग अलग जगह अपने एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस दिए हैं अलग अलग स्क्रिप्ट में। कहीं ब्राह्मी का यूज किया, कहीं खरोष्टी का, कहीं ग्रीक या फिर कहीं अर्मेनिक का।
तो ये सारी जानकारियां हमें इन्हीं इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जिनकी भाषा शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो प्राकृत रही, थोड़े दिन बाद बदलती गई और संस्कृत हुई, और उसके बाद धीरे धीरे जो रीजनल लैंग्वेजेस है, जो अलग अलग जगहों की लैंग्वेजेस थी, वहां से आ गई। अगर हड़प्पन इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वो पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज हुआ करती थी। अब पिक्टोग्राफिक का मतलब आप यहां से समझ सकते हैं। मान के चलिए मुझे आपको लिखना है बिलीव, तो मैं यहां पर एक बनाऊंगा बी, ये बी जैसी बन गई, ये हनी बी है मान के चलिए, और उसके आगे मैं एक लीफ लगा दूंगा। तो ये जो लीफ लगा दी मैंने, लीफ जैसी दिख रही है लगभग, तो ये बी और लीफ अगर ये लिखा है तो पिक्टोग्राफिकली ये लिखा है मैंने बिलीव। तो बिलीव को लिखने का एक तरीका ये हो गया कि पिक्चर से मैं कैसे लिख सकता हूं बिलीव, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, मैं ऐसे इस तरीके से लिख दूं बिलीव। तो ये जो दो तरीके हैं, पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज हुआ करती थी हड़प्पन इंस्क्रिप्शन की, इसके साथ में जो सदर्न टेम्पल्स है उनमें भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। हालांकि अभी तक हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस को हम डिसेफर नहीं कर पाए हैं, हमें नहीं पता है कि वो लिखा क्या गया है या फिर उसका मायना क्या है। रॉयल ऑर्डर्स, सोशल और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन के बैटर्स, ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में है, चाहे वो टेराकोटा के ऊपर हो, चाहे वो स्टोन के ऊपर हो, या फिर वो कॉपर प्लेट के ऊपर हो। ये सारी चीजें हमें पढ़नी होगी और याद रखनी होगी। इन्हीं से हमें जानकारी मिलती है हिस्ट्री के बारे में। अब बात करें चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो सेक्शन है, वो है लिटरेरी सोर्सेस का। मैंने आपको बताया तमाम तरीके की डायरिया हो सकती है, उसी तरीके से यहां पर वेदों की बात करी जाती है। चार वेद जो है जिनसे हमें सोसाइटी के बारे में पता चलता है, कल्चर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। आपको मैं वेद की जब हम चर्चा करेंगे, जब वैदिक काल की चर्चा करेंगे, तो शुरुआती दौर में वेदों में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि जमीनों की तो बात ही नहीं हो रही है, बात होती थी जानवरों की। तो जिसके पास जितने जानवर वो उतना ज्यादा पावरफुल माना जाता था। साथ में आप देखिए रामायण और महाभारत जैसी जो माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, साथ में स्मृति है, धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र के अलावा जो एपिक्स लिखे गए थे जैन या बुद्ध मॉन्क्स के द्वारा, त्रिपिटक्स की बात करते हैं हम, या फिर अंगास की बात करते हैं, जो सारे लिखे गए थे, अगम्स लिखे गए थे जो जेन्स के द्वारा। साथ में कविताएं, चाहे कालिदास की बात करें या फिर बाणभट्ट या आर्यभट्ट की बात करें, इन सब ने भी अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। संगा मेरा की भी बात करेंगे, जिसमें आप इट्टू टोगई के बारे में सुनते हैं। इट्टू टोगई है, मनी मेघलई है, इस तरीके की किताबें लिखी गई, पट्टू पट्टू लिखी गई, जिससे आपको पता चलता है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी। उस समय जैनिज्म को पैट्रनाइज करा जाता था, बुद्धिज्म को पैट्रनाइज करा जाता था, शैविज्म या विष्णुइज्म को पैट्रनाइज करा जाता था। यह आपको पता चलता है। आपको पता चलेगा अलवर कौन होते हैं, न्यायर कौन होते हैं। नल्लियार दिव्य प्रबंधम जो किताब लिखी गई है, वो किसके लिए लिखी गई या किसको बिलोंग करती थी, अलवर सेक्ट को या फिर न्यायर सेक्ट को। अलवर सेक्ट जो है वो विष्णु पूजक थे और न्यायर जो थे वो शिव पूजक थे। लेकिन ये सारी जानकारियां आपको मिलती हैं लिटरेचर से, तो ये आपको लिटरेचर भी याद रखनी है। बात करें हम जो ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि वो तो पाम लीव्स पर लिखी जा रही थी। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उससे हमें अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है कि कैसी इकोनॉमी हुआ करती थी, अर्थशास्त्र कैसा था, पॉलिटी कैसी हुआ करती थी, जस्टिस डिस्पेंसेशन कैसा था, किंग का रोल क्या था एडमिनिस्ट्रेशन में, मिनिस्टर्स किस प्रकार के थे, मिनिस्ट्री कैसी थी, टैक्सेशन कैसा था, और सोसाइटी में जो पूरा एक सिस्टम चल रहा था वो कैसे चल रहा था। पुराणों से हमें गुप्त काल के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से गुप्त काल था और उसको गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है। इसके अलावा आप देखें तो अलग अलग लैंग्वेजेस का अलग अलग स्क्रिप्ट और स्टाइल ऑफ राइटिंग का भी यूज होता है, और इसके बारे में हमें इन्हीं लिटरेरी सोर्सेज से पता चलता है। कश्मीर में काल्हान नाम के एक राइटर हुए जिन्होंने लिखा रजत रंगिनी। यह लिखा गया था 12th सेंचुरी में, जब अबदीन करके एक राजा थे जिनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते थे। तो रजत रंगिनी के बारे में हम अगर पढ़ते हैं तो उससे हमें कश्मीर के बारे में पता चलता है। संगा मेरा के बारे में जैसे मैंने आपको चर्चा की, तो उससे हमें तमिलनाडु और आसपास के इलाकों के बारे में, उनकी इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, सोशल लाइफ, इन सब की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो लिटरेरी सोर्सेज है, जैसे कालिदास के लिटरेरी सोर्सेज हैं, या फिर इस तरीके के जो अलग अलग आपके जो पोएट्स रहे या फिर स्कॉलर्स रहे, उनकी जानकारी मिलती है। कालिदास का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको आप अभिज्ञान शकुंतलम भी कहते हैं। उसके अलावा मेघदूतम है, और भी किताबें कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आती है फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेनर्स अकाउंट। अब हो सकता है कि आपके घर में कोई उस समय घूमने आया हो, तो वो आपके घर का सदस्य नहीं है लेकिन बाहर से आया है। उसी तरीके से अगर हमारे देश में कोई घूमने आया होगा उस समय, तो वो फॉरेनर होगा और उसके जो अकाउंट्स होंगे वो हमें बड़ी मदद करने वाले हैं। चाहे वो ग्रीक अकाउंट्स हो इन द फॉर्म ऑफ मेगास्थनीज इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका की जानकारी ले, या फिर चाइनीज अकाउंट हो, हुनसंग के हो, या फिर आइसिंग या फिर फाहीन के हो, या फिर डिप्लोमेसी या पिलग्रिम के फॉर्म में कोई आ हो। इस तरीके से बहुत सारे ट्रेडर्स आए थे, आपको मालूम है, मार्को पोलो से लेके और सारे डोमिंगो पीस तक बहुत सारे अलग अलग
ट्रेडर्स भी आए, अलग अलग डिप्लोमेट्स भी आए, इब्न बतूता जैसे लोग भी आए जिन्होंने घूम घूम के रहला जैसी किताब लिखी और पूरी जानकारी हमें मिलती है क्रोनोलॉजिकल तरीके से कि कैसे क्या हुआ करता था सोसाइटी में और पॉलिटी में। अलेक्जेंडर का इन्वेशन होता है। अलेक्जेंडर का जैसे ही इन्वेशन होता है उसके बाद कहानी बदलने लगती है। आप देखिए, वेस्ट को ईस्ट से जोड़ने का काम किया था अलेक्जेंडर के इन्वेशन ने। बाद में अलेक्जेंडर जो है वो अपना गवर्नर छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। जब वो अपना गवर्नर छोड़ के आगे बढ़ते हैं तब बात ऐसी होती है कि आप देखिए, ये जो गवर्नर है ये चंद्रगुप्त मौर्य से सीधा टकरा रहा था और यहां पर दिक्कतें बढ़ती हैं। इसीलिए जो गवर्नर है ये अपना एक एम्बेसडर भेजता है जिसका नाम था मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज जो है ये काफी लंबे समय तक रहते हैं मौर्य साम्राज्य में और मौर्य साम्राज्य में इनको बहुत बढ़िया तरीके से रखा जाता है। ये पूरी जानकारियां हासिल करते हैं, जहां पर सोशल सिस्टम कैसा है इसके बारे में भी हमें बताते हैं और भी अन्य जानकारियां देते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला रहे थे, जस्टिस कैसे होता था और भी बहुत सारी चीजों की बातें हमें इंडिका में पता चलती हैं। और ये जो मेगास्थनीज हैं ये इंडिका लेके वापस ग्रीस चले जाते हैं और ग्रीस जब ये जाते हैं तो वहीं इसी इंडिका को पढ़ के हेरोडोटस, हिस्ट्री जो फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं, इन्हें हिस्टोरिका लिखी। या फिर प्लानी जो है, जो नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया है, उसमें भी इस चीज को कोट करते हैं। रोमन एम्पायर और इंडिया के बीच में जो भी बैलेंस ऑफ ट्रेड का इम्बैलेंस था, क्योंकि प्लानी ऐसा मानते थे कि जो गोल्ड एंड सिल्वर है उसकी सिंक है इंडिया, ऐसा कहा जाता था प्लानी के द्वारा। तो जो ट्रेड में इम्बैलेंस था उसके बारे में भी बता पाते हैं। पाहिन जो है, जो बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे, ये भी अपना विविड अकाउंट छोड़ते हैं एज ऑफ गुप्ता टाइम्स का, क्योंकि ये गुप्तास के समय पर आए थे। हुनसंग की बात करें तो हुनसंग आते हैं जब किंग हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन के बारे में अगर हम बात करें तो पहले ये हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, लेकिन हुनसंग से इतने ज्यादा इंस्पायर हुए, इनकी पर्सनालिटी से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि बाद में ये कन्वर्ट कर जाते हैं और ये एक बुद्धिस्ट बन जाते हैं। तो ये सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये हमें फॉरेन अकाउंट से भी मिलती है। तमाम जानकारी आपने जोड़ दी और किस तरीके के सोर्सेज होते हैं उसके बारे में भी आपको पता चल गया। चाहे सिक्कों की बात करें या फिर मैं आपसे कार्बन डेटिंग की बात करूं या फिर मैं आपसे बात करूं डेंड्रोक्रोनोलॉजी की, हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन या वर्टिकल एक्सकेवेशन की, फॉरेन अकाउंट्स की, या फिर अंदर जो आपके अकाउंट्स मिलते हैं, रिटन अकाउंट्स मिलते हैं, लिटरेरी अकाउंट्स मिलते हैं, उनसे, इन सब से हमें जानकारी मिलती है अपने इतिहास के बारे में। ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, इनको आपको याद रखना है।